नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास जो हमारी होगी एसएसटी पॉलिटी स्पेशल लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। और इसके अलावा हम जानेंगे हमारे संविधान के अंदर कुछ बॉडीज़, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें संविधान के अंदर आर्टिकल्स और पार्ट्स में इनको रखा गया है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी संवैधानिक निकाय बोलते हैं। कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं पर संविधान में उनको कहीं भी नहीं रखा गया है, उनको हम उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका सीटेट एसएसटी पॉलिटी लेक्चर। तो सबसे पहले रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय जो संविधान के अंदर जिनके बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसके लिए आर्टिकल जो दिया गया है वो आर्टिकल कौन सा दिया गया है? 324 नंबर आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए दिया गया है। वहीं यूपीएससी के लिए बात करें तो यूपीएससी के लिए आर्टिकल आपका 315 दिया गया है। ठीक है। वहीं अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका वो आपका आर्टिकल 316 के अंदर आ जाता है आपका। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो ये भी आपका 315 के अंडर में ही आएगा। ठीक है। टोटल आप बात करें फाइनेंस कमीशन की तो फाइनेंस कमीशन जो है आपका यह आर्टिकल 280 के अंडर में आता है। ठीक है। ये किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 280 के अंडर में आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके लिए संविधान में आर्टिकल दिया गया है 279 ए। ठीक है। 279 ए इसके लिए आर्टिकल दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर बीसी यानी बैकवर्ड क्लास, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है। तो ये इनके लिए जो आपके आर्टिकल मिलेंगे 338 ए और 338 बी, ये जो आर्टिकल्स हैं ये रिलेटेड होंगे आपके एससी एसटी एंड ओबीसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो आपका सीएजी है यानी आपका कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके लिए जो आपका आर्टिकल है आपका 148। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल है 76 और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है तो इसमें आप 89 प्लस कर दीजिए। तो आप जैसे ही 89 इसके अंदर प्लस करेंगे तो 76 प्लस 89, ठीक है, 76 प्लस 89 जैसे आप ऐड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 8 हज़ार 14। ठीक है, 14। तो ये 4 आ गया, आपको 1 एरो ले लेंगे। 8 7 15 और एक 16, 15 और एक 16, तो यानी आर्टिकल 164 किस चीज़ से रिलेटेड है? आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है। और आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो ये हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी संवैधानिक निकाय। अब देखते हैं हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी गैर संवैधानिक निकाय, जिनके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका CSIR। ठीक है। क्या आता है आपका? CSIR। CSIR जो है आपका ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड है और इसके अंदर जो बातें बताई जाती हैं, ठीक है, वो क्या है? ये एग्रीकल्चर का जो रिसर्च है ये इस रिसर्च से रिलेटेड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है आपकी NIA, इसका गठन जो है आपका 2009 में जब ताज पे अटैक होता है तो उसके बाद इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाता है। एक है आपका FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का वो डिपार्टमेंट है जब आपका MSP पे किसान से MSP पर जो फसल है उसको खरीद लेता है। ठीक है। इसके बाद है आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर में आता है। इसके बाद है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। नाबार्ड आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। NHRC हो गया, DRDO हो गया, लोकायुक्ता हो गया, इसरो हो गया और आपका नीति आयोग हो गया। ये सभी के सभी जो बॉडीज मैंने आपको लिखवाई है यहाँ पर, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके लिए ना तो कोई पार्ट है ना कोई आर्टिकल है। अब देखते हैं हम संवैधानिक संशोधन। संविधान के अंदर जो संशोधन किए गए 1 बाय 1, स्पेसिफिक एंड इम्पोर्टेंट्स।
संशोधन आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट, ठीक है, जो कि 1951 में कर दिया जाता है। इसमें मेन टॉपिक क्या होता है? इसका मेन टॉपिक था आपका जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उस समय पर, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर यहाँ पर चीज़ें क्लियर करी गई थी, भूमि सुधार कानूनों को लेकर, और यही कारण था कि फर्स्ट अमेंडमेंट में आपकी संविधान के अंदर 9 शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची को ऐड कर लिया गया। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 में होता है। इसी अमेंडमेंट में राजभाषा आयोग बनाया जाता है, और राजभाषा आयोग के जो मेंबर होते हैं 30 होते हैं, जिसमें से 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 20 मेंबर आपके लोकसभा से आते हैं और 10 मेंबर आपके राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। और पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया जाता है, और पहली बार भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश होता है। और जो भारत के अंदर अभी तक ABCD की कैटेगराइजेशन चल रही थी, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1961 के अंदर होता है। इसमें होता क्या है, दादर नगर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाता है। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1962 के अंदर, जिसमें गोवा, दमन दीव, नागालैंड को आपका यूनियन टेरिटरी और स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, जहां पर आपका दमन दीव जो है आपका, ठीक है, ये और गोवा ये आपका यूनियन टेरिटरी के अंडर में रहते हैं, और नागालैंड को कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका 21st अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसके अंदर जो आपकी भाषा होती है ना, सिंधी भाषा को 8 शेड्यूल के अंदर ऐड कर लिया जाता है, और इसको आपका 15वीं राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। तो भारत की 15वीं राजभाषा कौन बनी? 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी। 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969, इस अमेंडमेंट में होता क्या है? इस अमेंडमेंट के अंदर असम राज्य के भीतर मेघालय एक आपका ऑटोनोमस स्टेट बना दिया जाता है, यानी मेघालय का निर्माण होता है। तो मेघालय का निर्माण जो है 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में होता है। फिर होता है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें इंदिरा गांधी के द्वारा जो प्रीवी पर्स होते हैं, स्पेशल राइट होते हैं राजा महाराजाओं के, जो पेंशन वगैरह पैसा उनको हर साल सरकार के द्वारा दिया जाता था हर महीने, वो खत्म कर दिया जाता है। तो प्रीवी पर्स को भारत सरकार ने किस अमेंडमेंट के थ्रू खत्म करा? 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। फिर आता है आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाते हुए इसको कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। फिर आता है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें होता क्या है? इसमें कुछ ऐसे वर्ड जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करते थे, उनको निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे एजुकेशन हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया, वेट एंड मेजर्स हो गया, प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स हो गए। तो ये आपके 1976 से स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना दिए जाते हैं। इसके अलावा इसी अमेंडमेंट में आपका सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी 3 नए वर्ड प्रस्तावना में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को, 10 मौलिक अधिकारों को संविधान का हिस्सा बनाया जाता है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। और इसकी स्पेशल बात यह है दोस्तों कि जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके टोटल पॉइंट जो कि उस समय ऐड करे गए थे, कितने थे? 19। एग्जाम में कई बार आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में कितने पॉइंट्स ऐड करे गए थे, तो आप बताएंगे 19 पॉइंट ऐड करे गए थे, जिस कारण से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की कुछ बातों को उलटने के लिए, कुछ बातों को बदलने के लिए जनता पार्टी सरकार, जिसके हेड, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पेश करा। इस अमेंडमेंट की कुछ स्पेशल बातें थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो प्रॉपर्टी राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकारों का हिस्सा हुआ करता था, इसको रिमूव करते हुए कैटेगरी, जो आपके फंडामेंटल राइट की कैटेगरी थी, उससे इसको रिमूव कर दिया गया और एक लीगल राइट यानी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A में इसको रखा गया, जो कि आज राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A का हिस्सा है और भाग 12 के अंडर में आता है। दूसरा काम क्या हुआ?
75 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टरबेंस का यूज करके, जो कि आपकी एक आंतरिक आपातकाल था, तो पहली बार इस संशोधन के थ्रू इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द जो है इसको बदल दिया गया और उसको बदल के क्या नाम रखा गया, आर्म्ड रिबेलियन। इसके थ्रू अब नेक्स्ट टाइम कभी भी भविष्य में अगर आंतरिक आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी लगानी है तो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड का ही यूज होगा, ना कि इंटरनल डिस्टरबेंस का वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट था मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। हुआ क्या था 75 में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर, सिर्फ वर्बली इंस्ट्रक्शन पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया। पर पहली बार 44वें संविधान संशोधन में ये बात क्लियर कर दी गई कि जब तक राष्ट्रपति को कैबिनेट की रिटर्न एक रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी तब तक राष्ट्रपति जो है किसी भी टाइप की इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकते। इसके बाद चौथा पॉइंट ऐड करा गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 की ये स्पेशल राइट है कि भारत में किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, उस इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पर आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते हैं किसी भी टाइप की इमरजेंसी में। नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट आया 52nd अमेंडमेंट, जो कि 1985 में होता है। इसमें होता क्या है, दल बदल कानून आ जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और आया राम गया राम की कहानी को समाप्त करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है, जिसके अलावा संविधान में 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची को ऐड करा जाता है। फिर आता है आपका 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। इस एक्ट में होता क्या, आपका जो आपका वोटिंग राइट्स होते हैं, पहली बार वोटिंग राइट को 21 से घटाकर 18 करा जाता है। और इसी समय 1989 में आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको सिंगल मेंबर बॉडी से बदलकर 3 मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसमें होता क्या है, जो आपका दिल्ली है जिसको 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, दिल्ली को एनसीटी दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का दर्जा दे दिया गया 1991 में। और दिल्ली के अंदर एक विधानसभा का भी गठन किया गया और इससे अगले साल 1992 से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें होता क्या है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 1992 के अंदर। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में म्यूनसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है और इनके लिए आर्टिकल्स भी रखे जाते हैं। 243 से लेकर 243O तक आपका पंचायती राज से रिलेटेड हो जाता है और 243P से लेकर 243ZG तक आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड होते हैं। फिर आता है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 के अंदर होता है। इसमें होता क्या है, आपका जो आर्टिकल 21 इसके अंदर ऐड किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि 6 से लेकर जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। ये सरकार का कर्तव्य होगा और हर बच्चे का ये आपका फंडामेंटल राइट भी होगा। इसके अलावा DPSP के अंदर 0 to 6 ईयर से अर्ली एजुकेशन के बारे में, चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करी जाती है। और आर्टिकल 51A में भी यही बात ऐड करी जाती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना सरकार, सोसाइटी और पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। आर्टिकल 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में होता है आपका, ठीक है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसके अंदर होता क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपके मंत्रिमंडल होते हैं, पहली बार इनकी संख्या को फिक्स करा जाता है। सेंटर के मामले में टोटल नंबर ऑफ जो आपके मेंबर होंगे लोकसभा के यानी 550, तो 550 का 15% मिनिस्टर बन सकते हैं। वहीं अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, तो राज्य विधानसभा की कुल जो आपके MLA थे, कुल संख्या थी, उसका 10% ही आपका क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो स्टेट के मामले में 10% संख्या रखी गई और सेंटर के मामले में 15% का कैप लगा दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें होता क्या है, आपका पहली बार संविधान के अंदर सिंधी के बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को ऐड किया जाता है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और इसके बाद इन सभी भाषाओं को क्या दे दिया जाता है, राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसमें होता क्या है, आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है,
सहकारी समितियां, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और इनके लिए संविधान में एक नया पार्ट ऐड करा जाता है, पार्ट 9B। ठीक है। इसके अलावा डीपीएसपी के अंदर आपका आर्टिकल 45 जो है आपका, उसके अंदर आपका बी, आर्टिकल 45 का जो बी है वो आपकी सहकारी समितियों से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके बाद आपका 100वां संविधान संशोधन होता है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट को 2015 में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और इस एक्ट के थ्रू भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को सौंप दिया जाता है और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंदर होता है। इस अमेंडमेंट में जीएसटी को भारत में अप्लाई करा जाता है। ठीक है। और जीएसटी भारत में अप्लाई कब होता है? 1 जुलाई 2017 को। जो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो जाता है, पर जीएसटी को संविधान का हिस्सा, भाग 12 का हिस्सा आर्टिकल 279A, जो कि आपका जीएसटी से रिलेटेड है, 279A, ये सारी के सारे जो प्रावधान है वो 101 संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू किया जाता है। फिर आता है आपका 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें होता है कि आपका जो ओबीसी कमीशन होता है, ठीक है, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। इसके बाद में आता है आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें होता क्या है? इसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा दिया जाता है, जो कि आपके जनरल कास्ट होते हैं, वो कास्ट जो जिनको एससी एसटी ओबीसी किसी भी टाइप का कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, उन कास्ट को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। वो बोलेंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2020 में होता है। इसमें होता क्या है? राष्ट्रपति जो है, इसमें राष्ट्रपति कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। सबसे पहला काम होता है जो एससी और एसटी की सीट जो कि 137 है टोटल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो 10 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। इन सीट्स को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है कि एससी एसटी की सीटों में कोई भी फेरबदल नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो 2030 में होगा। ठीक है। तो एससी एसटी की सीटों में चेंजेस कब होंगे? तो आप बताएंगे 2030 के अंदर। क्या आते हैं इसके अंदर? जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करने की एक प्रथा चली हुई थी। इस प्रथा को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और जो राष्ट्रपति जो लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करते थे, वहीं जो स्टेट गवर्नर होते थे वो राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते थे। ये प्रथा अब से समाप्त कर दी गई और जिस कारण से लोकसभा के अंदर 552 सीट से घटकर 550 सीट रह गई। इसके बाद आता है आपका 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2021 के अंदर होता है। ये जो एक्ट है ये रिलेटेड है आपका जो आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है आपकी, यानी आपका जो ओबीसी है, ओबीसी के अंदर क्या चलता है? आपका क्रीमी लेयर चलता है। क्या चलता है आपका? क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर को यहाँ पर पहचानना और उनको आरक्षण की यानी रिजर्वेशन की लाइन से बाहर करना, ये है आपका 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। ठीक है। तो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो कितनी फिक्स करी गई? तो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो फिक्स करी गई है 8 लाख रुपए। जिस भी पर्सन की जो कि ओबीसी का फायदा लेता है और उसकी इनकम, एनुअली इनकम 8 लाख रुपए है, फैमिली इनकम 8 लाख रुपए है या उससे ज़्यादा है, तो उसको ओबीसी कोटा नहीं मिलेगा, उसको ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। यही है आपका 105 संविधान संशोधन अधिनियम 2021। इसके अलावा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 आपका हो चुका है, जिसके अंदर महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। महिला की सीट को 1/3 यानी 1/3 फिक्स कर दिया गया है और ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये हुआ है आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये कुछ आपके अमेंडमेंट्स थे, संविधान संशोधन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाइए और सीटेट के एग्जाम में धूम मचा के आइए। धन्यवाद।